चलो इन टूडेज क्लास विल डिस्कस अबाउट इम्पल्स। ठीक है, देखिए पहले हम इम्पल्स समझते हैं। इम्पल्स क्या है? व्हेन a large force acts on an object for a short interval of time, it is called as impulse। ठीक है, सबसे पहले आप समझ लीजिए इम्पल्स किसको हम कहते हैं। इम्पल्स हम कहते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगता है और वो भी बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, बहुत ही कम टाइम के अंदर, तो ऐसे फोर्स को हम इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, इम्पल्स कहते हैं या उसको कहा जाता है इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, समझ लीजिए अगर आपके पास जैसे आप करते हो हिटिंग ए नेल, कोई कील आप लगाते हो, कील आप ठोकते हो, तो उसमें क्या होता है, हैमर से आप बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हो किसी एक नेल पे। ठीक है, एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, किसी बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो मतलब क्या होता है, हिटिंग ए नेल, जो फोर्स होता है हैमर का, फोर्स ऑफ हैमर, जो वहां पे फोर्स एक्सर्ट करता है हैमर, दैट इज एन इम्पल्सिव फोर्स। वो एक इम्पल्सिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा फोर्स डिलीवर किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स, राइट। इसी तरह से जब आप करते हो हिटिंग ए बॉल बाय बैट्समैन, जब कोई बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है तो बैट जो है ना उस बॉल पे फोर्स एक्सर्ट करता है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट होता है बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स। ठीक है कि नहीं। सिमिलरली जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो, व्हाइल अप्लाइंग ब्रेक्स, जब आप किसी गाड़ी के अंदर क्या करते हो, ब्रेक्स अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उसकी जो मोशन होती है उसको स्टॉप करने के लिए जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो वहां पर भी बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगता है, दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज एन इम्पल्स। उसको कहते हैं हम लोग इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है कि नहीं। तो मतलब आप इस तरह से समझ लीजिएगा कि कोई भी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है, विच हैज लार्ज मैग्नीट्यूड, और दूसरी बात विच एक्ट्स फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम या शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जो किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्सर्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर कि इम्पल्सिव फोर्स होता क्या है। तो यहां पे बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई। ठीक है कि नहीं। तो देखिए अगर हमें इम्पल्स को कैलकुलेट करना है, वी से इम्पल्स इज डिफाइंड एज the product of large force and time for which it lasts, मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको इम्पल्स कैलकुलेट करना है, लेट मी राइट, इम्पल्स इज इक्वल टू कि कितना फोर्स आप एक्सर्ट कर रहे हो, कितना फोर्स लग रहा है, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल के लिए वो फोर्स वहां पे लग रहा है, टाइम इंटरवल, रफ लैंग्वेज में बोल रहा हूं, टाइम इंटरवल। सो यू कैन से इम्पल्स इज नथिंग बट इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल dt, कितने टाइम के लिए फोर्स वहां पे लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इन प्रिंसिपल, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 एफ डॉट डेल्टा टी। ठीक है, यहां पे मैंने ये जो लिमिट अप्लाई किया कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इट मींस दैट कि ये जो फोर्स यहां पे लग रहा है, इट इज एक्टिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही कम स्पैन ऑफ टाइम के अंदर ये फोर्स लग रहा है। रादर वी शुड राइट इट डेल्टा आई, जो वहां पे इंपल्स आप एक्सर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इंपल्स कितना वहां पे है, दैट इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना आप उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द टाइम फॉर विच दिस फोर्स एग्जिस्ट्स, कितने टाइम तक ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वहां पे। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिमिट इसलिए लगाया क्योंकि वी नो कि इंपल्स की पहली कंडीशन क्या है, द फोर्स शुड एक्ट इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ
टाइम। फोर्स होना चाहिए लेकिन बहुत ही कम इंटरवल ऑफ टाइम तक, ठीक है। सो रादर आई शुड राइट इट आई इज इक्वल टू, इफ आई राइट इट आई शुड बी इक्वल टू एफ इंटू डी टी, ठीक है। आई विल यूज लेबनीज फॉर्मूला कि डेल्टा टी, इफ डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो विल राइट डेल्टा टी इक्वल टू डी टी, ठीक है। एंड चूंकि हम यहाँ पे डेल्टा लिख रहे हैं सो विल राइट इट डी टी, ठीक है। डी आई, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डी आई इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी। इफ वी हैव टू कैलकुलेट, तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और उस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और वो फोर्स जो है फॉर ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम डी टी के लिए आप लगा रहे हो, तो आप वहां पे स्मॉल इंपल्स कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज एफ डॉट डी टी। अच्छा, अगर टोटल इंपल्स आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप लिखोगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी टी, एफ डॉट डी टी, एंड लिमिट्स दोगे फ्रॉम 0 टू टी। एंड व्हाट इज 0 टू टी? 0 टू टी यानी टी माइनस 0, ठीक है। दिस इज द टाइम फॉर विच फोर्स एग्जिस्ट्स, ये वो टाइम है फॉर विच जिसके लिए फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट होता है, जिस टाइम के लिए फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो इंपल्स को आप रफली लिख सकते हो इंटीग्रल एफ डॉट डी टी, ठीक है कि नहीं। सो हमेशा याद रखेंगे कि इंपल्स इज नथिंग बट इट इज द फोर्स, कितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, इफ द फोर्स इज लार्ज, एंड मल्टीप्लाइड बाय शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिस टाइम के लिए वो फोर्स वहां पे लग रहा है, ठीक है कि नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एज इंपल्स। अब इंपल्स की एक खास बात देखिए, इंपल्स इज द प्रोडक्ट एफ एंड डी टी का, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, एफ एंड डी टी का। सो इंपल्स को आप कहते हो, इंपल्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इंपल्स क्या है बेटा? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, मतलब इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ए प्योर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात, अगर आप इसका यूनिट निकालोगे तो इसका जो यूनिट आएगा, फोर्स का यूनिट क्या आता है? केजी मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है कि नहीं। देख लीजिए, क्योंकि असल में फोर्स का मतलब है न्यूटन, ठीक है, यूनिट है न्यूटन, एंड न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी, दैट्स मास इनटू मीटर पर स्क्वायर सेकंड, दैट्स एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम का है सेकंड। तो इंपल्स का जो यूनिट आएगा दैट इज केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है कि नहीं। ये हो गया इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। अगर आप इसका सीजीएस यूनिट निकालोगे तो इसका सीजीएस यूनिट क्या आएगा? इसका सीजीएस यूनिट आएगा शाबाश, किलोग्राम नहीं ग्राम, ठीक है, मीटर नहीं सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेम ही है, ठीक है। दिस विल बी द सीजीएस यूनिट ऑफ व्हाट? इंपल्स, ठीक है, ठीक। ठीक है, चलिए देखिए, तो इंपल्स का जो यूनिट आया वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इंपल्स को मैं रफली लिख सकता हूं फोर्स इंटू टाइम। इंपल्स कैन बी रिटन एज रफली फोर्स इंटू टाइम। तो यूनिट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यूनिट्स क्या आएंगे? शाबाश, इंपल्स का यूनिट क्या आएगा? फोर्स का यूनिट क्या है? हम लिख सकते हैं न्यूटन और सेकंड, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो न्यूटन सेकंड। अगर आप नहीं लिखोगे केजी वगैरह में तो इस तरह लिख सकते हो। ये जो है दिस विल बी एसआई यूनिट, ठीक है। और सीजीएस यूनिट भी आप निकाल सकते हो, इट विल बी न्यूटन के बदले डाइन सेकंड, ठीक है कि नहीं। दिस विल बी सीजीएस यूनिट, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू यूनिट्स? आप कह सकते हो कि 1 न्यूटन पर सेकंड विल बी इक्वल टू 10⁵ डाइन सेकंड, ठीक है कि नहीं। ये जो है ना, दिस विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू यूनिट्स, ठीक है, इन डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक है। अच्छा, तो इसके डायमेंशंस के बारे में बात की जाए तो डायमेंशंस भी आप निकाल सकते हो। डायमेंशंस ऑफ इंपल्स इज सिंपली व्हाट? फोर्स के डायमेंशंस ml/t-2 एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के डायमेंशंस दैट इज l। तो आप लिख सकते हो इंपल्स के जो डायमेंशंस हैं, टाइम के डायमेंशन सॉरी t है, तो आप लिख सकते हो इट विल बी ml/t-1, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो डायमेंशंस, ठीक है कि नहीं, है ना। एंड दीज डायमेंशंस आर सेम एज दैट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम के जब हम डायमेंशंस निकालते हैं ना, तो मोमेंटम क्या है असल में? मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाइड टू वेलोसिटी। तो मास का जो अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी का डायमेंशन है l/t-1, तो इसका डायमेंशन आएगा ml/t-1, ठीक है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि इंपल्स के वही डायमेंशंस होते हैं जो मोमेंटम के डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। इंपल्स एंड मोमेंटम है सेम डायमेंशंस, ठीक। अब चलिए देखिए, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, एज पर सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था
कि फोर्स इज नथिंग बट इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फोर्स इज नथिंग बट इट इज dp by dt, rate of change of momentum. Force is nothing but it is rate of change of momentum, external force. तो आप लिख सकते हैं ना ऐसे, F dt is equivalent to dp. ठीक है कि नहीं, है ना. लेकिन ये जो इस साइड पे है F dt, ये असल में है क्या? इम्पल्स. इट इज इम्पल्स, फोर्स एंड द टाइम फॉर विच एग्जिस्टेंस, इट्स एन इम्पल्स. सो आप कह सकते हो यहां से कि F dt is nothing but it is impulse and this dp is nothing but it is change in momentum. Change in momentum. ठीक है कि नहीं. तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पर इम्पल्स कैलकुलेट करना होगा तो व्हाट यू विल कैलकुलेट? You will just calculate change in momentum. Change in momentum. So if you are able to calculate the change in momentum easily, you will get impulse. ठीक है. तो इस तरह से मैं समझाता हूं. अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं तो इट विल बी एफ डी टी फ्रॉम 0 to t एंड दिस विल बी इंटीग्रेटिंग dp. लेट अस सपोज मोमेंटम पहले था p1, बाद में बन गया p2. ठीक है. कोई ऑब्जेक्ट था, उसका मोमेंटम पहले था p1, बाद में कितना बना? p2 बन गया. ठीक है. तो आई कैन राइट दिस टर्म, ये डेफिनेशन है एफ डी टी, दैट इज नथिंग बट इम्पल्स. ठीक है कि नहीं. तो इम्पल्स के बदले ये जो है ना 0 to t एफ डी टी, ये इम्पल्स है. ठीक है. दिस इज इम्पल्स एंड दिस इज इक्वल टू, शाबाश, यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी p2 माइनस p1. ठीक है कि नहीं, है ना. तो मतलब सीधा सा है कि इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम. इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम. ठीक है कि नहीं. देखिए बेटा, इस तरह से समझिए. अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इट हैज वेलोसिटी u, इसकी वेलोसिटी u है, और उसके बाद आपने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया. तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, व्हाट विल हैपन? इट्स वेलोसिटी विल चेंज. इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. सपोज मास m वही रहेगा लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होके v बन जाएगी. ठीक है. इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी? u, अब बाद में क्या हो गई? v. सपोज, तो पहले मुझे बताइए इसका मोमेंटम कितना था? m इंटू यू. ठीक है. बाद में इसका मोमेंटम कितना बन गया? m इंटू v. ठीक है कि नहीं. सो व्हाट कैन आई राइट? I is equivalent to impulse is equal to 0 to t, f dt is equivalent to p2 के बदले आप लिख सकते हैं mv minus mu. तो आप लिख सकते हैं I is nothing but 0 to t f dt equivalent to m कॉमन ले सकते हैं v minus u. ठीक है. तो ये जो है ना, इस फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी जगह पर इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है कि नहीं. सो इम्पल्स को कैलकुलेट क्या करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम. ठीक है. जो भी चेंज इन मोमेंटम होगा वही इम्पल्स के बराबर होगा. ठीक है कि नहीं. इम्पल्स इज नथिंग बट इट इज चेंज इन मोमेंटम. अब एक और चीज है, हो सकता है किसी जगह पर कोई फोर्स लग रहा हो, आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया लेकिन वो फोर्स जो है वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है. ठीक है. सपोज किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा लेकिन वो फोर्स वेरिएबल है, वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है. उस टाइम पे आप इम्पल्स को कैसे कैलकुलेट करोगे? यू हैव टू कैलकुलेट द इम्पल्स दैट इज इक्वल टू 0 to t. अब चूंकि फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है नहीं, तो आपको क्या करना है? इस फोर्स का एवरेज वैल्यू कंसीडर करना है, एफ एवरेज, एवरेज वैल्यू कंसीडर करना है, मल्टीप्लाई टू dt. ठीक है कि नहीं. चलिए मैं समझाता हूं. देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, आई रिपीट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वेरिएबल फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको उस फोर्स का एवरेज लेना है. तब इंपल्स आएगा I इज इक्वल टू 0 to t. यहां पर आप एवरेज लगाओगे, एफ एवरेज, एवरेज फोर्स आप कैलकुलेट करोगे, एवरेज फोर्स आप लोगे. ठीक है. सो इस सब का क्रैक्स क्या आया? इसका क्रैक्स ये आया कि इंपल्स कैन बी कैलकुलेटेड इफ वी आर एबल टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम. ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन मोमेंटम होता है वही होता है उसका इंपल्स. ठीक है. चलिए, वी हैव अ क्वेश्चन and that is like this. Calculate the impulse necessary to stop a 1500 kg car traveling at 90 km per hour. तो मतलब इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी है, या एक गाड़ी मान लीजिए, वैसे ये बड़ी गाड़ी है, इसका मास है 1500 kg. सो इसका मास है 1500 kg. ठीक. नाउ इट इज ट्रैवलिंग, ये चल रही है, और इसकी जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज व्हाट 90 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद क्या करना है? अब इस गाड़ी को हमें रोक देना है, वी हैव टू स्टॉप इट. ठीक है.
स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक से अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ब्रेक्स जब लगेगा तो मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी एप्लीकेबल इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे इंपल्स लगेगा ना, ठीक है। तो बस वही इंपल्स हमें कैलकुलेट करना है ताकि ये जो गाड़ी है इट विल कम टू द रेस्ट, ये रुक जाए, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है कि नहीं, है ना। देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी देख लेते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मास देख लेते हैं, दैट इज 1500 kg, ठीक है। अब जरा इस वेलोसिटी को आप कैलकुलेट कर लीजिए इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कैसे करेंगे, शॉर्टकट तरीका, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/18 से, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे इट विल बी 25 मीटर पर सेकंड। बाय द वे व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, इट विल बी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि फाइनली गाड़ी को रुकना है, इट हैज टू कम इनटू रेस्ट। सो देयरफॉर इंपल्स किसके बराबर आएगा, इट विल बी, शाबाश, वो इंपल्स आपने देखा, इट इज चेंज इन मोमेंटम, इट चेंज इन, तो आई विल राइट इट m v माइनस u, तो इट इज m is 1500, v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 25। तो जब आप इंपल्स करोगे कैलकुलेट, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई 1500 and 25, दैट विल बी 37 minus 37500 न्यूटन सेकंड, ठीक है। या अगर इस तरह से भी लिखोगे 3750 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव साइन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज, ठीक है, यानी इट्स मोमेंटम विल डिक्रीज, ठीक है, रिटार्डेशन, ठीक, मोमेंटम जो है बॉडी का वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक से अप्लाई करने से गाड़ी रेस्ट पे आना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो देखिए विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ इंपल्स। अब इंपल्स जो है किस किस जगह पे यूज होता है, कहां कहां पे हम इस इंपल्स का इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने अक्सर देखा होगा कि जब एक क्रिकेटर किसी बॉल को कैच पकड़ता है तो वो क्या करता है, वो पहले अगर इस तरह से उसके हाथ में बॉल आ रही है तो उस बॉल को हाथ को थोड़ा पीछे ले जाता है, ठीक है। जैसे बॉल आती है ना तो उस हाथ को थोड़ा पीछे ले जाता है, ठीक। अब ऐसा वो क्यों करता है, देखिए आपको पता है इंपल्स इज नथिंग बट इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इंपल्स इज नथिंग बट इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। तो समझिए, देखिए अगर ये dt डेल्टा t टाइम स्मॉल होगा, अगर टाइम काफी स्मॉल होगा, छोटा टाइम होगा, मतलब फोर्स जो है वो स्मॉल टाइम के अंदर एक्ट होगा, तो क्या होगा, दिस फोर्स विल बी लार्ज, दिस फोर्स विल बी लार्ज। फिर से समझिए, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो ना, I इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय f, रफली मैं बोल रहा हूं dt, ठीक है। मतलब जैसे ही ये टाइम इंटरवल कम हो जाएगा दिस फोर्स विल इंक्रीज, ठीक है कि नहीं, और ये इंक्रीज हो जाएगा। अब जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, इंपल्स ज्यादा हो जाएगा, इंपल्स ज्यादा हो जाएगा। तो प्लेयर को क्या होता है, जब उसके हाथ में बॉल आती है तो चूंकि बॉल जो है बहुत तेज चलती है, ठीक है, उसका फोर्स बहुत ज्यादा होता है, और वो बंदा क्या करता है, उसको कैच करने की कोशिश करता है इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। उससे क्या होगा, जब वो उसे कैच करेगा इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा, इंपल्स बहुत ज्यादा होगा, तो ही और शी मे गेट हर्ट, ठीक है कि नहीं, उसे चोट लग सकती है। लेकिन वो क्या करता है, बड़ी चालाकी से अपने हाथ को पीछे खींच लेता है, ठीक है। उससे क्या होता है, डेल्टा टी बढ़ जाता है, ठीक है। डेल्टा टी का मतलब क्या है, टाइम इंटरवल बढ़ जाता है। जब टाइम इंटरवल बढ़ गया मतलब अब फोर्स लगेगा, लेकिन इन थोड़ा बहुत लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ बिट मोर इंटरवल ऑफ टाइम, तो उससे क्या हो जाएगा, इंपल्स कम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, और इस तरह से वो अपने हाथ को बचा सकता है। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो आप याद रखोगे कि एक क्रिकेटर जो होता है, ठीक, अपना हाथ पीछे क्यों करता है जब उसे कैच आता है, इसीलिए कि वो टाइम इंटरवल डेल्टा टी को बढ़ाना चाहता है या dt को बढ़ाना चाहता है, सो दैट उसे इंपल्स जो है वो कम रिसीव हो, ज्यादा से ज्यादा नहीं बल्कि कम से कम इंपल्स उसे रिसीव हो, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात, आपने अक्सर देखा होगा गाड़ियों के अंदर, बाइसिकल्स के अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर, जिन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में शॉकर्स बोलते हैं, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या है, मान लीजिए किसी सीट के नीचे गाड़ी के अंदर या बाइक के अंदर शॉक एब्जॉर्बर लगा है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब इस तरह से, अगर ये सीट है तो इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा स्प्रिंग्स लगे होते हैं इस तरह से। तो जब आप कोई हेवी वेट यहाँ पे डालते हो, जब बंदा यहाँ पे बैठता है तो व्हाट हैपन्स, ये नीचे चला जाता है, ठीक है कि नहीं, है ना।
तो उससे क्या हो जाता है, मतलब इस बंदे का वेट तो ठीक ठाक ही होगा ना, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे इंपल्स क्रिएट होता है, उस वजह से ये जो सीट वगैरह है डैमेज हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये स्प्रिंग्स क्या करते हैं, दे इंक्रीज द टाइम, ठीक है, दे इंक्रीज द टाइम। व्हाट दे इंक्रीज dt, वो डेल्टा dt को बढ़ाते हैं, टाइम इंटरवल को बढ़ाते हैं। वंस द टाइम इंटरवल इज इंक्रीजिंग, अब इंपल्स तो लगेगा लेकिन कम इंपल्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि अभी फोर्स लग रहा था इन ए वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, ठीक है। जब देखो, जब इसमें स्प्रिंग्स लगे होंगे, व्हाट विल हैपन, जैसे ही इस पे वेट पड़ेगा तो फोर्स को ट्रांसफर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब डेल्टा टी विल बी लार्ज। व्हेन डेल्टा टी विल बी लार्ज, इंपल्स विल बी स्मॉल, इंपल्स कम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली, अच्छा, जो ये होते हैं चाइना वियर होते हैं, चाइना वियर आपने सुना है कि मतलब जो भी चीजें चाइना से आती है, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, सॉडेस्ट, सॉडेस्ट पता है ना, उनके अंदर वो पैकिंग होती है वो व्हाइट कलर की, ठीक है, अंदर से वो पैकिंग जैसे होती है, ठीक है। या आपने कुछ चीजों में देखा होगा कि जब हम उनको लाते हैं ना, तो उनके ऊपर जो रैप किया होता है पॉलीथीन, उस पॉलीथीन पे छोटे छोटे एयर बबल्स होते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे एयर बबल्स, ठीक। अब वो छोटे छोटे एयर बबल्स क्यों होते हैं, या वो किसी सफेद वो गद्दे जैसे में पैक करके आता है, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वो किसी टाइम पे गिर गए तो व्हाट विल हैपन, वो जो एयर बबल्स हैं या जो वो सॉडस्ट है वो भी बिल्कुल स्प्रिंग की तरह है, वो क्या करेंगे, जैसे ही वो नीचे गिरेगा वो चीज, तो फोर्स लगेगा, लेकिन वो सॉडस्ट या जो वो पॉलीथीन होगा जिसमें एयर बबल्स हैं, ठीक है, वो टाइम डेल्टा टी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इंपल्स तो लगेगा लेकिन वो कम लगेगा उस टाइम पे, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली, अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन किसी ऊंची बिल्डिंग से गिर जाता है, ठीक है, कहीं से गिर जाता है और नीचे सीमेंट का फ्लोर है, ठीक है, तो उसे ज्यादा चोट लगती है। लेकिन अगर वही बंदा ऊपर से गिरता है नीचे, और नीचे जो होता है कच्चा वो होता है, ठीक है, सीमेंट वगैरह नहीं होती है, ठीक है, या नीचे स्नो होती है, ठीक, या लूज अर्थ होती है या सैंड होती है, उसे ज्यादा चोट नहीं लगती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब वो सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है तो डेल्टा टी जो है उसे फोर्स ट्रांसमिट होता है, लेकिन बहुत ही कम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। डेल्टा टी जो है बहुत कम होता है उस टाइम पे, और एक बार जब डेल्टा टी बहुत कम है तो इंपल्स बहुत ज्यादा लगेगा। वैसे ही अगर वो किसी और फ्लोर पे, स्नो पे गिरेगा या सैंड पे गिरेगा तो डेल्टा टी ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स उस टाइम पे कम लगेगा, ठीक है, फोर्स कम लगेगा, ठीक है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल ज्यादा होगा तो एविडेंटली इंपल्स जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कई सारी जगह पे देखोगे कि इंपल्स की एप्लीकेशंस हुआ करती है, ठीक है, मतलब इंपल्स बहुत सारी जगह पर यूज होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, ठीक है कि नहीं। चलिए, विल डिस्कस मोर ऑन इंपल्स इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर।